हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। सीएसए क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक टू एडवांस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो मैं सुंदरम शर्मा आज की क्लास में पढ़ेंगे कार्बन आयन। कार्बन आयन क्या होते हैं, इनके अस्थायित्व और अपक्रियाशीलता के बारे में। इसके पहले आप पढ़ चुके हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के अंतर्गत मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल्स, कार्बोनियम आयन या फिर कार्बोकैटायन, और इसके बाद अगला रिएक्शन इंटरमीडिएट से कार्बेनायन। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? किसी भी रासायनिक अपक्रिया के मध्य में अभिकारक और उत्पाद के बीच कि वह अपक्रियाशील और अस्थायी अवस्था जो उत्पाद की प्रकृति, उस अपक्रिया की दर यानी कि स्पीड को डिसाइड करती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में बेसिक टू एडवांस के अंतर्गत रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में आप तीसरा मध्यवर्ती पदार्थ पढ़ने जा रहे हैं, कार्बेनायन क्या होते हैं। इसके पहले आपने मुक्त मूलक में पढ़ा था कि इनके चारों ओर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 युग्मित और 1 अयुग्मित। फिर दूसरे में आपने पढ़ा था कार्बोनियम आयन क्या होते हैं। तो इसमें आपको बताया गया था कि ये ऐसे मध्यवर्ती पदार्थ होते हैं जिनमें एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। और ये तो आप जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो लेक्चर को कंटिन्यूटी देखा करें, समझ जाएंगे। यानी कि लेक्चर के दौरान वे सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे जो आपके लिए क्या हैं, बेसिक हैं, जिनको आप नहीं जानते हैं। वे सभी पदार्थ जिनका अष्टक अपूर्ण होता है उनमें अपना अष्टक पूर्ण कर, अष्टक मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन, उनमें अपना अष्टक पूर्ण कर अस्थायित्व प्राप्त कर। अस्थायित्व प्राप्त करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। अष्टक अपूर्ण होने पर ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर अथवा इलेक्ट्रॉन को निकाल कर अपना अष्टक पूर्ण करते हैं और अस्थायित्व प्राप्त करते हैं। तो कार्बोनियम आयन में क्या बताया गया था, इनके चारों ओर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इन्हें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। कार्बन आयन तो इन्हें हम कह सकते हैं द ऑर्गेनिक स्पीसीज containing वन लोन पेयर। लोन पेयर को हम कह सकते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। in their valence shell. ऑर्गेनिक स्पीसीज कार्बनिक रासायनिक अपक्रियाओं में जितने भी मध्यवर्ती पदार्थ होते हैं, मध्यवर्ती पदार्थ कार्बनिक स्पीसीज जिनमें एक लोन पेयर हो। लोन पेयर क्या होते हैं, किसी परमाणु के वायु कोश में जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बंध नहीं बनाते हैं, उन्हें हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर में युग्म जोड़ा
इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों के जोड़े जो बंध निर्माण की प्रक्रिया नहीं करते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो इनके पास क्या होता है, एक जोड़ी लोन पेयर होते हैं, एक जोड़ी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं और इन पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। इन देयर वैलेंस शेल, इनके वाय कोश में, इन्हें हम क्या कहते हैं, कार्बेनायन कहते हैं। तो जिन कार्बनिक अपक्रियाओं के दौरान बने हुए किसी कार्बनिक स्पीसीज में उपस्थित किसी कार्बन परमाणु पर एक नेगेटिव चार्ज हो और उनमें एक लोन पेयर हो, वे आपके कार्बेनायन कहलाते हैं। नाम से भी क्लियर है, कार्बेनायन, कार्बेनायन आपका दो वर्ड से मिलकर बना है, कार्बन और एनायन। एनायन मीन्स निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो इन पर एक निगेटिव चार्ज होता है। आपने इसके पहले कार्बोनियम में क्या पढ़ा था, बस केवल ए और ओ का अंतर है। कार्बोनियम में आपने पढ़ा था इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इनमें एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की टेंडेंसी होती है। जबकि कार्बेनायन में क्या होता है, इनके पास एक जोड़ा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ये एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर का कार्य करते हैं अपक्रिया के दौरान। तो इनके पास एक जोड़ा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है, या इस कारण इन पर निगेटिव चार्ज होता है। और यही रीजन है कि अपक्रिया के दौरान अटैक करने का कार्य करते हैं, अपक्रिया के दौरान एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन प्रदान करने का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल में आपका आपको बताया एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, यानी लोन पेयर। तो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे दिखा देंगे, ये आपका एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन हो गया और इस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। अगला एल्किल समूह है आपका C2H5। एक कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा, मेथिल कार्बेनायन, मेथिल कार्बेनायन। और ये आपका एथिल, दो कार्बन है तो H का यूज करेंगे, एथिल कार्बेनायन। इस पर एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। इसी प्रकार आपका मेथिल, एथिल, प्रोपिल, कार्बेनायन। तो कार्बेनायन क्या होते हैं, तो अब बताएंगे। कोई भी कार्बनिक स्पीसीज जिनके चारों ओर एक लोन पेयर हो और इस पर एक नेगेटिव चार्ज हो। लोन पेयर यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। इससे हम क्या बोलेंगे, कार्बेनायन। मेथिल कार्बेनायन, एथिल कार्बेनायन, प्रोपिल कार्बेनायन एंड सो ऑन। किसी भी स्पीसीज में, किसी भी यौगिक में, चाहे इलेक्ट्रॉन की कमी हो या इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में अंतर आता है तो उन अणुओं के परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणात्मकता या धनात्मकता में अंतर आता है। और यही विद्युत ऋणात्मकता में जो अंतर होता है, ये इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का कारण होता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो अपक्रिया के दौरान कैसे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर, अपक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन डोनर का कार्य करेगा। और यही प्रवृत्ति इसको अपक्रियाशील बना देती है। ड्यू टू दिस लोन पेयर और वन नेगेटिव चार्ज, they act as a electron donor species during the reaction। और इसी कारण इनकी क्या होती है, रिएक्टिविटी होती है। यही इनके स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी को डिसाइड करता है। तो हम इनके रिएक्टिविटी को देख लेते हैं।
रिएक्टिविटी। हम C2H5 का एग्जांपल लेते हैं। C2H5 एल्किल का फार्मूला क्या बताया गया था? CnH2n+1। जितना कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन करिए और एक और हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो यहाँ पर कितने कार्बन है? 2, 2 का डबल 4 और एक 5, 5 हाइड्रोजन यहाँ पे हम जोड़ेंगे। 3, 4 और 5। इस पर एक निगेटिव चार्ज है, क्योंकि इनके पास क्या होता है? एक जोड़ा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये किसी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले स्पीसीज पर क्या करेंगे? अटैक करेंगे। यहाँ पर हमने क्या दिखाया है? ये आपका कार्बोनिल स्पीसीज है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसे हम कार्बोनिल समूह कहते हैं। कार्बोनिल समूह में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ध्रुवीयकरण होता है, पोलराइजेशन की प्रक्रिया होती है। इस कारण ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब पूरा पूरा आएगा तो इसको माइनस प्लस के द्वारा दिखाएंगे। जब अंशतः आंशिक रूप से यानी कि पार्शियली जब चार्ज आता है तो इसको हम डेल साइन के साथ दिखाते हैं। ये साइन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होता है। और कहीं भी दो परमाणुओं के पास या कहीं किसी भी दो लोगों के बीच जब मतभेद होता है, उसी को हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टर्म यूज किया है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जब अंतर होता है तो परमाणुओं के बीच प्लस या माइनस जैसा व्यवहार होने लगता है। अब यहाँ पर इस पर निगेटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये निगेटिव चार्ज वाला कार्बन इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पर क्या करेगा? अटैक करेगा। क्योंकि इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों की क्या हो जाती है? मैनेज हो जाती है और वो अस्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? CH3, यहाँ पर तो बॉन्ड दिखाया गया, हमने डायरेक्टली दिखा दिया विदाउट बॉन्ड। CH3, CH2, यहाँ पर आपका कोई भी एल्किल समूह या हाइड्रोजन जुड़ा हो सकता है। आपको ही मिलेगा। यदि हम यहाँ पर एल्किल कर देते हैं, एल्किल को हम आर के द्वारा डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका आर हो जाएगा। आर में आप कोई भी हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हैं या फिर एल्किल समूह भी, या कोई भी मेथिल एथिल जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? जब ये कार्बन का निगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेगा तो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, इस पर पूरा पूरा निगेटिव चार्ज हो जाएगा और एक कार्बन भी इसी कार्बन से क्या होगा? जुड़ जाएगा। देख रहे हैं आप, इसके पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है यानी कार्बन इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना सकता है। ये कार्बन इस कार्बन से एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ गया है। अब यहाँ पर जब इसको एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा यानी बंध बना लेगा तो इसे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर जाने देगा और ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को पूरा पूरा अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित कर लेगा और इस पर क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आप इसकी रिएक्टिविटी देख रहे हैं, ये किसके कारण देख रहे हैं? रिएक्टिविटी ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण देख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन आयन की जो रिएक्टिविटी होती है ये इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहाँ पर रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, रेजोनेंस, इन सब में जो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, आपको टॉपिक समझ में आएगी।
कहीं हम कहते हैं रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यहाँ पर बता रहे हैं रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हाँ बस ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम या मैक्सिमम होती है वहाँ पर अटैकिंग वाली आक्रमण वाली प्रक्रिया होती है। और जब वो अटैक करेगा यानी शांत नहीं बैठेगा तो क्या करेगा, अपक्रिया करेगा, अपक्रिया देगा। वो उस अपक्रिया के रेट को, उस अपक्रिया के स्पीड को डिटरमाइन करेगा। यहां पर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनायन। द फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनायन बाई हेटेरोलिटिक फिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड in one of the following ways। जब किसी कार्बन प्लस या माइनस आता है तो उनके बीच हेटेरोलिटिक फिशन की प्रक्रिया होती है, विषम खंडन की प्रक्रिया होती है। जब विषम खंडन क्या होता है, जब परमाणुओं के मध्य बॉन्ड टूट जाए और बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अनइक्वली दोनों परमाणु की तरफ डिफ्यूज हो जाए। जब साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन असमान रूप से दोनों परमाणु की तरफ चले आते हैं, किसी की तरफ कम किसी की तरफ ज़्यादा, तो इस बीच वहाँ पर प्लस और माइनस क्रिएट होता है। कोवेलेंट बॉन्ड के हेटेरोलिटिक फिशन के द्वारा जो कार्बन आयन का निर्माण होता है इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज, निम्नलिखित तरीके जो अभी आपको बताए जाएंगे उनमें से किसी भी एक प्रकार से हो सकता है। पहला है व्हेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज या ग्रुप कह सकते हैं अटैच टू द कार्बन। when more electronegative group attached to the carbon, कार्बन आयन में जो हमने एग्जांपल लिया है उससे जब कोई अधिक विद्युत ऋणात्मक समूह जुड़ा हो, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप में हमने क्या लिया, NO2 और इस पर निगेटिव चार्ज है, ये आपका कार्बन आयन है, इससे आपका NO2 समूह जुड़ा है। NO2 में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में से साड़ी में नाइट्रोजन पहले आता है, ऑक्सीजन दाईं ओर, नाइट्रोजन के दाईं ओर। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, ऑक्सीजन का कितना है, 8 है, यानी ये साड़ी में नाइट्रोजन से और दाएं आता है। साड़ी में जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन साझक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये ऑक्सीजन साझक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, साझे में कौन सा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा और पाई में कौन सा क्रियाशील होता है, पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लेता है और इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर क्या होती है, घट जाती है।
ये इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने मूल रूप में लाने के लिए इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को तो ले नहीं सकता, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉनिक क्या है, सेम सेम। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन इस कार्बन को पाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लेगा, ये तो अपना बैलेंस कर लेगा क्योंकि इसमें क्षमता है, इसमें कैपेबिलिटी है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ चला जाएगा तो कार्बन पर क्या हो जाएगा, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब कार्बन से कम इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है। तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन का लिया, नाइट्रोजन ने कार्बन का लिया और कार्बन ने हाइड्रोजन का लिया है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, सभी अपने से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव परमाणु के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। केमिस्ट्री में ही नहीं, आपको हर एक जगह मिलेगा कि जो अपने से लोअर होते हैं उन्हीं को लोअर करके ही लोग बॉटम टू टॉप में जाते हैं। तो यहां पर सभी एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, और इस कारण अंत में हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है और कार्बन पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये देखिए हाइड्रोजन परमाणु आपका निकल गया, ये निकलता हुआ हाइड्रोजन परमाणु दिखाई गया। जब निकलेगा तो हाइड्रोजन पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और कार्बन पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो पहला तरीका तो आपका ये है कि जब कोई विद्युत ऋणात्मक परमाणु या समूह किसी एल्किल समूह से जुड़ा हो, किसी कार्बन से जुड़ा हो। और दूसरा तरीका क्या है, व्हेन एनी मेटल attached to the carbon, when any metal attached to the carbon, जब कोई धातु किसी कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो, when any metal directly attached to the carbon, किसकी बात कर रहे हैं, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक की। ग्रिग्नॉर्ड जो जिसकी खोज करता है उसको सम्मानित करने के लिए उसका नाम हम उससे जोड़ देते हैं। ग्रिग्नॉर्ड नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इस अभिकर्मक का निर्माण किया था। इस अभिकर्मक को हम ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, RMgX। ये आप देख रहे हैं RMgX। अब यहाँ पर R में हम मिथिल ले लेते हैं। मिथिल क्या आप देख पा रहे हैं, RMgX। एल्किल पहले क्या था, R था, R के स्थान पे हम मेथिल एथिल कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर RMgX। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यह आपका धातु है, यह आपका अधातु है, हैलोजन। कोई भी हैलोजन हो सकता है, लेकिन धातु फिक्स है। धातु आपका मैग्नीशियम ही है। ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक ने मैग्नीशियम धातु यूज किया था, मैग्नीशियम। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को हम ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, धातु में इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी होती है। तो इलेक्ट्रॉन, ये मैग्नीशियम क्या करेगा, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं आकर्षित करेगा, अपने से दूर करेगा, क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है ना। और इसी इलेक्ट्रॉन को ये एल्किल समूह अपनी ओर ले लेगा, क्योंकि इससे क्या अटैच है, एल्किल अटैच है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3, इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा।
और यहाँ पर Mg एक्स पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो या फिर आपने इसके रिएक्टिविटी को देखा कि यहाँ पर जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव समूह या फिर कोई धातु कार्बन से जुड़ा होता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह सकते हैं, दोनों भिन्नता के आधार पर इलेक्ट्रॉन उस समूह या परमाणु की ओर चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उस पर प्लस या माइनस आ जाता है और इस प्रकार कार्बन आयन का निर्माण होता है। आप देख रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके अस्थायित्व के बारे में। अस्थायित्व, कोई भी मध्यवर्ती पदार्थ होता है, उसका अंशतक अपूर्ण होने के कारण वो अत्यधिक अक्रियाशील, अत्यधिक ऊर्जा युक्त, क्षणिक अस्तित्व वाला होता है। मिलीसेकंड से भी कम समय में वो बनता है, बिगड़ता है, फिर बनता है, अटैक करता है, अक्रिया कराता है और अक्रिया के अंत तक उत्पाद के रूप में अस्थायित्व प्राप्त कर अस्थायित्व अवस्था में आ जाता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन में क्या होता है, इन पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे जैसे कार्बन आयन में एल्किल समूह की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इनका स्थायित्व घटता जाता है। कैसे, देखते हैं अभी। तो कार्बन आयन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और इनके पास एक जोड़ा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है, एक जोड़ा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है। जो आपके एल्किल समूह होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बन आयन के किसी कार्बन परमाणु पर, कार्बन आयन में उपस्थित कार्बन परमाणु पर ऑलरेडी एक जोड़ा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो इस इलेक्ट्रॉन की तो आवश्यकता है नहीं, एक तो वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है और जब इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन तो इसी को मिलेगा। इस दशा में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाती है और ये अत्यधिक अक्रियाशील हो जाता है। इसका बिल्कुल उल्टा हमने कार्बोनियम में पढ़ा था, वहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ पर कार्बोनियम में क्या था, कार्बन परमाणु पर प्लस था, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए था। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके पास वैसे ही इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इलेक्ट्रॉन निकालेगा तब अस्थायित्व होगा। और ऐसी दशा में यदि एल्किल समूह इससे जुड़ता है तो इसके अस्थायित्व क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे एल्किल समूहों की संख्या बढ़ती जाती है इसका अस्थायित्व घटता जाता है। यहाँ पर और भी ज़्यादा एल्किल समूह है तो तीनों मिलकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। तो ये हो गया इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। दूसरी तरफ जब कार्बन आयन क्या पढ़ रहे हैं, जब कार्बन आयन में
इसको हम 1 का और इसको 2 मान लेते हैं। कार्बन आयन में जब कोई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम जुड़ा होता है, पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम, पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होते हैं सर जी? तो सर जी तो बताएंगे ही। पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है कि पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर में पाया जाए, एक के बाद एक, तो इसे हम कॉन्जुगेटेड या अल्टरनेट ऑर्डर कहते हैं। तो जब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड एक के बाद एक क्रम में आते हैं तो इसे हम कॉन्जुगेटेड ऑर्डर कहते हैं। यह सिचुएशन आप बेंजीन के केस में देखते हैं। बेंजीन के केस में क्या होता है, 3 पाई बॉन्ड होते हैं, तीनों अल्टरनेट यानी कॉन्जुगेटेड ऑर्डर में व्यवस्थित होते हैं, जिसमें जितना पाई बॉन्ड होता है उसमें उतना ज़्यादा रेजोनेंस की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड जो होते हैं कॉन्जुगेटेड मैनर में होते हैं और इसी रिंग के भीतर ये पाई बॉन्ड अपना स्थान बदलते रहते हैं और इसकी एक से अधिक संरचना बनती रहती है। यह प्रक्रिया रेजोनेंस कहलाती है, रेजोनेंस। तो जिसमें जितना ही ज़्यादा बेंजीन नाभिक जुड़ा होगा उसमें उतने ही ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे और उसमें उतनी ज़्यादा संरचना बनेगी, यानी कि उसमें उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेजोनेंस पाया जाएगा। और जैसे जैसे रेजोनेंस की प्रक्रिया बढ़ेगी वैसे वैसे इसका स्थायित्व भी बढ़ेगा। जो रेजोनेंस होता है ये इसकी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है वो इसके स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अरे यार रेजोनेंस ऑर्डर है या फिर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर कह सकते हैं। रेजोनेंस की प्रक्रिया प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है। तो कोई भी टॉपिक जो आपको लगे कि हमको कुछ थोड़ा कम समझ में आया है, यानी कि वो टॉपिक पहले बताई जा चुकी है, क्योंकि अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसी टॉपिक ना छोड़ी जाए जो आपको कन्फ्यूजन शुरू हो जाए, वहीं से कन्फ्यूजन क्रिएट हो। तो आप स्टार्टिंग से लेक्चर देखते हुए आगे के लेक्चर देखा करें, जिससे कन्फ्यूजन की पॉसिबिलिटीज ना आए। तो पहला स्टेबिलिटीज में आपको बताया गया जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाती है और इस दशा में कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अधिक हो जाने से या अक्रियाशील हो जाता है, इसका स्थायित्व घट जाता है। दूसरे पॉइंट में आपने देखा कि जैसे जैसे पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम बढ़ता जाता है उसमें अनुनाद की प्रक्रिया बढ़ती जाती है और इस प्रकार उसका स्थायित्व बढ़ता जाता है। ये जो प्रक्रिया बताई रेजोनेंस की ये सब में लागू होता है, लेकिन ये प्रक्रिया सब में लागू नहीं होता है और डिपेंड करता है इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पर। तो आपने पढ़ा कार्बन आयन क्या होते हैं, इसकी अक्रियाशीलता और इसके अस्थायित्व के बारे में। इसके बाद हम आपको बता देते हैं मुक्त मूलकों में जाकर मुख्य मध्यवर्ती पदार्थ में जो आपका मुख्य मध्यवर्ती पदार्थ है, ऐसे मुक्त मूलक हो गया, कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन हो गया, इन सबके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की जानकारी आपको दे दी जाए तो जानकारी थोड़ा सटीक हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इनके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, तीनों को हम एक साथ बताएंगे। कार्बोनियम आयन एंड कार्बन आयन। तो थोड़ा पुरानी बातें कर लेते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल आपके 3 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चूंकि हम अपक्रिया के दौरान बार बार इलेक्ट्रॉन की बात क्यों करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही परमाणु के चारों ओर
उसके नाभिक के चारों ओर, परमाणु के नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो परमाणु के चारों ओर बाहरी तरफ कौन सा मूल कण पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन ही पाया जाता है। इसलिए जब एक परमाणु का दूसरे परमाणु से सामना होता है तो कौन सामने आता है? इलेक्ट्रॉन सामने आता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। परमाणु कक्षक आपके 4 प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। तो फ्री रेडिकल्स में कार्बोनियम आयन में और कार्बन आयन की संरचना कैसे बनेगी? तो यहाँ पर देखिए, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल जब मिलते हैं तो यहाँ पर 3 p है और एक s है, 4 हो जाएंगे, 4 ऑर्बिटल, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। जब ऑर्बिटलों की मिक्सिंग होती है, ऑर्बिटलों की मिक्सिंग, तो ऑर्बिटलों के मिक्सिंग को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और इस प्रकार जो ऑर्बिटल बनते हैं इन्हें हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं या हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब कैरेक्टर की मिक्सिंग होती है इसी को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जब कैरेक्टर की मिक्सिंग होती है, जब डीएनए या जीन की मिक्सिंग होती है, वो हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे। जब ऑर्बिटल या किसी भी कैरेक्टर की मिक्सिंग होती है तो वहाँ पर एक नया स्पीसीज बनता है। तो यहाँ पर 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण होगा। s ऑर्बिटल आपका स्फेरिकल शेप होता है, p ऑर्बिटल आपका डम्बल शेप यानी कि डमरू के आकार का होता है। चूंकि जो परमाणु कक्षक होते हैं आपके त्रिविमीय होते हैं, x के लॉन्ग, y के लॉन्ग और z के लॉन्ग, ये डमरू के आकार के होते हैं। और यदि ये x के लॉन्ग है तो px हो जाएगा, y के लॉन्ग है तो py हो जाएगा और z के लॉन्ग है तो आपका pz हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? 75% आपका p है और 25% आपका क्या है? यस है। किसका कैरेक्टर ज़्यादा है? p का। तो जब ये मिलेंगे तो जो यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसमें शेप कैसा होगा? डंबल शेप ही होगा, कुछ इस प्रकार। हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया में जो आपका p ऑर्बिटल में आपका जो लोब होता है, जो फूला हुआ भाग होता है, स्वेलन एरिया, इसको लोब कहते हैं। लोब और 2 लोब जहाँ पर मिलते हैं इस पॉइंट को हम नोड कहते हैं। इससे जो रिलेटेड ऑर्बिटलों से जो संबंधित जानकारियां हैं, आप लोग की भी डिमांड हो चुकी है, इसको हम अलग से वीडियो लेक्चर में आपको टॉपिक प्रोवाइड की जाएगी। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इन मॉलिक्यूल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स और ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इन मॉलिक्यूल्स, इसका हम अलग से वीडियो लेक्चर बनाएंगे। थोड़ी वो जानकारी यहाँ पर हम ले लेते हैं। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरते हैं उसे हम लोब कहते हैं। 2 लोब जहाँ पर मिलते हैं उस पॉइंट को हम नोड कहते हैं। जो नोड होता है आपका परमाणु का नाभिक होता है, नोड यानी कि न्यूक्लियस। तो जो नोड होता है ये आपका परमाणु का नाभिक होता है। और परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? मिनिमम होती है, 0 होती है। नाभिक में तो इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पर 4 ऑर्बिटल, 1 2 3 और ये चौथा ऑर्बिटल। एक, 2, 3, 4, ये चारों ऑर्बिटल एक दूसरे से एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट की एंगल पर व्यवस्थित होते हैं। फ्री रेडिकल्स के केस में क्या था कि वहां पर 3 ऑर्बिटल्स एक प्लेन में होते हैं, इसलिए इसको हम ट्राई
एंगुलर एक ही प्लेन में होते हैं तो हम प्लेनर लिख सकते हैं, ट्राइंगुलर प्लेनर। यानी कि 3 ऑर्बिटल्स 120 डिग्री पर होते हैं, 120 डिग्री के एंगल पे होते हैं, और एक जो पी ऑर्बिटल होते हैं ये इसके परपेंडिकुलर होता है। एक लोब आपका एबव द प्लेन होता है, एक लोब बिलो द प्लेन होता है। यदि हम फ्री रेडिकल की बात करते हैं तो फ्री रेडिकल में क्या होता है कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो इसी वाह्य पी कोश में होता है। उस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को, फ्री रेडिकल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 जोड़े में और एक अयुग्मित। तो ये अयुग्मित वाला इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। तो 1 2 3 अभी आपने देखा था 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनता है, 4sp3 यानी कि 4 में से 3 आपके 120 डिग्री पे होते हैं एक ही तल में, इसलिए हमने ट्राइंगुलर प्लेनर त्रिकोणीय सममित नाम दिया है। और जो चौथा पी ऑर्बिटल्स होता है ये इसके परपेंडिकुलर होता है। एक लोब जो होता है एबव द प्लेन होता है और एक लोब जो होता है वो आपका बिलो द प्लेन होता है। और इसके बाद कार्बोनियम आयन की जब बात करते हैं तो कार्बोनियम आयन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। उस कार्बन परमाणु के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। उस कार्बन परमाणु के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आपका कार्बोनियम आयन हो गया। और यहां पर इसके बाद स्ट्रक्चर आता है कार्बेनायन। 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये आपका एक ऑर्बिटल हो गया। जब हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया होती है तो वहां पर एक आपका बड़ा लोब बनता है और एक छोटा लोब बनता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है? कैरेक्टर की मिक्सिंग होती है ना। 1 2 3 और आपका जो चौथा होता है ये पीछे की साइड पे होता है। आपका बोर्ड आपका 2 ही डायमेंशन है और जो ऑर्बिटल होते हैं ऑर्बिटल आपके त्रिविमीय स्पेस में होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, यहाँ पर कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं था, यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं था, इसलिए यहाँ पर प्रतिकर्षण की प्रक्रिया नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर इनके पास एक जोड़ी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनके कार्बन पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। बीच में हम कार्बन को दिखा सकते हैं। कार्बन आयन के केस में क्या होता है? कार्बन परमाणु पर एक नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि इनके पास एक जोड़ी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस दशा में ये इलेक्ट्रॉन जो होता है बाकी ऑर्बिटलों को प्रतिकर्षित करता है, अपने से दूर करता है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, शॉर्ट में वस्पर थ्योरी के अनुसार यहाँ पर ऑर्बिटलों के मध्य प्रतिकर्षण की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर चौथा पी कक्षक होता है, उसमें जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बाकी ऑर्बिटल को प्रतिकर्षित करते हैं और इसका एंगल 120 डिग्री से घट जाता है, 120 डिग्री से भी कम हो जाता है। ये तीनों ऑर्बिटल इससे दूर हो जाते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं, तीनों एक तरफ और ये टॉप पर। तो इस प्रकार जो संरचना बनती है ट्रायंगुलर नहीं बनती है, यहाँ पर जो संरचना बनती है ये पिरामिडल बनती है। पिरामिडल हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? यहाँ पर जो कार्बन परमाणु है ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज है और यहाँ पर जो एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट का, लेकिन यहाँ पर एंगल क्या था? 120 डिग्री का। तो यहाँ पर लोन पेयर के कारण बाकी ऑर्बिटल्स इससे प्रतिकर्षित हो जाते हैं और संरचना कैसी बन जाती है? पिरामिडीय बन जाती है। तो आज के लिए इतना ही। आपको टॉपिक से रिलेटेड जो भी जानकारी समझ में नहीं आई है या फिर आप जानना चाहते हैं उसको आप कमेंट कर सकते हैं, अपना फीडबैक बता सकते हैं, जिसके बेसिस पे आपको वो भी टॉपिक बताई जा सके।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।